हेलो स्टूडेंट्स, सारे एमएससी प्रीवियस के बच्चों, आज हम एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी और एलिफैटिक कंपाउंड्स में भी देखने को मिलता है, पर जनरली ये देखा गया कि एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो सिंथेटिक इम्पॉर्टेंस की इसलिए होती है कि जब भी हमें कोई न्यूक्लियोफाइल को हटाकर दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगाना है, और हम सबको पता है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज़, जो कि न्यूक्लियस को चाहता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है पर उसको जुड़ने की जगह चाहिए होती है। तो इस तरीके से हम एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल को लगाकर पहले वाले न्यूक्लियोफाइल को, अगर लिविंग ग्रुप को अगर हम हटाते हैं, दैट इज़ नोन एज एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और एलिफैटिक कंपाउंड्स में जिसमें कि हमारा एक कार्बन है, कार्बन जो कि सैचुरेटेड कार्बन है, उसमें से ये रिएक्शन अगर हम देखने को मिलती है तब उससे हम कहते हैं एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे ये रिएक्शन। अ मेजर एडवांस इन द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म was the investigation of the mechanism of nucleophilic substitution at a saturated carbon atom, यानी कार्बन एटम पर जो कि सैचुरेटेड है उस पर हम ये रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। The reaction has great synthetic importance as it is utilized in a wide variety of interconversions involving many type of organic molecules। बहुत सी इंटरकन्वर्जन्स, जो कि हमें पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सी रिएक्शंस होती हैं, और उन सारी रिएक्शंस में इंटरकन्वर्जन्स भी होते हैं। एक रिएक्शन से, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में बदलना है, तो ऐसी कंडीशन में ये अभिक्रिया जिसको हम बोलते हैं एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रोल या मेजर रोल प्ले करता है। द रिएक्शन में बी डिपिक्टेड एज फॉलोज। देखो, हम देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियोफाइल है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और एक सबस्ट्रेट है जिसमें 3 हमारे एल्काइल ग्रुप लगे हैं, और एक एल जो मैंने लिखा है दैट इज़ नोन एज लिविंग ग्रुप, जो कि एक अगेन ऐसा कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रॉन को ले जा सकने में सक्षम है, जो कि थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसलिए जब हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे, जिस इलेक्ट्रॉन लेकर आता है, तो हमारा लिविंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके वापस चला जाता है। ये मैंने इलेक्ट्रॉन एल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको थोड़ा ठीक कर लेना। एल पे मैंने पॉजिटिव कर दिया। लिविंग ग्रुप जब डिपार्ट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है। द अबव रिएक्शन रिवील्स दैट अ न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द कार्बन एंड डिस्प्लेस द लिविंग ग्रुप एल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और लिविंग ग्रुप निकल जाता है। इन दिस प्रोसेस द न्यूक्लियोफाइल फर्निशेज बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द न्यू कोवेलेंट बॉन्ड एंड द लिविंग ग्रुप डिपार्ट विद द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द बॉन्ड अंडरगोइंग क्लीवेज। यानी कि वही जो मैंने बताया कि इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है कार्बन को, एक को कार्बन के लिए भी और एक खुद के लिए भी, ताकि एक कोवेलेंट बॉन्ड बन सके। और जो लिविंग ग्रुप है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है और वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। दो द न्यूक्लियोफाइल मस्ट कंटेन एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब न्यूक्लियोफाइल की शर्त क्या है, न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, जिसके पास अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दे मे बी न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज, वेयर एज सबस्ट्रेट में बी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज। अब प्रश्न उठता है कि रिएक्शन कब होगी, कैसे होगी। तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है या तो न्यूट्रल हो या नेगेटिवली चार्ज हो। न्यूट्रल इन द सेंस जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो, देने लायक कैपेसिटी हो, वेयरएज जिसको इलेक्ट्रॉन मिलने हैं या जिस पे रिएक्शन होने चाहिए, जिस सबस्ट्रेट है, वो भी न्यूट्रल भी हो सकता है या पॉजिटिव चार्ज जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें OH नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है, CH2Br पे अटैक कर रहा है और ये बनाता है तो CH2OH, OH जुड़ जाता है और Br निकल जाता है। नेक्स्ट है NH3 CH3Br, CH3 NH3 एंड Br, नेगेटिव Br इसमें से निकल जाता है। और तीसरी रिएक्शन ऐसी भी हो सकती है, Cl पर नेगेटिव चार्ज है और हमारा CH3OH2 यानी कि एक कार्बोकेटायन है जिसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये एक लिविंग ग्रुप की तरह से वर्क करेगा और Cl जुड़ जाएगा और H2O इसमें से निकल जाएगा। ये रिएक्शन भी एक न्यूक्लियोफिलिक एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की का उदाहरण है।
H2S, इसमें देखो कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, एक मॉलिक्यूल है H2S का जो हमारे नाइट्रोजन कंटेनिंग क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड के ऊपर अभिक्रिया कर रहा है, जिसमें R के पास SH2 जुड़ जाता है और NCH3 होल थ्राइस इसमें से निकल जाता है, ट्राइमेथाइलअमीन इसमें से निकल जाता है। अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, many reaction may proceed either by a direct displacement mechanism or in which bond making and bond breaking are simultaneous, or by a two-step mechanism in which Cl bond is broken first followed by a reaction between the resultant carbocation and the nucleophile। यानी कि ये जो अभिक्रिया है ये अभिक्रिया दो तरीके से पॉसिबल हो सकती है, दो इसके पाथवेज हैं, दो तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस, मतलब जुड़ना और निकलना एक साथ हो, यानी न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है और साथ ही में लिविंग ग्रुप भी उसी वक्त अलग होने लगता है। एक ट्रांजिशन स्टेट यानी बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियस होता है और नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिविंग ग्रुप हमारा निकल जाता है। एक और प्रोसेस इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन प्रोसेस। उसमें सबसे पहले हमारा जो सबस्ट्रेट है उसमें से कार्बोकैटायन बनता है, R पर या कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है और लिविंग ग्रुप पहले निकल जाता है। उसके बाद इस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करता है और अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये चूंकि ये दो तरीके से संपन्न हो सकती है, तो इसके मैकेनिज्म भी हम देखेंगे। दो प्रकार से मैकेनिज्म हम देखते हैं, SN1 प्रोसेस एंड SN2 प्रोसेस। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस शब्द से हम अनजान नहीं होने चाहिए। SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन, तो हम डिटेल में आप पढ़ेंगे। फर्स्ट इज डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस या SN2 रिएक्शन। क्या होते हैं SN2 रिएक्शन? लेट अस कंसिडर द रिएक्शन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू यील्ड मिथेनॉल। यानी कि हम एक सिंपल सी रिएक्शन, जिसको SN2 रिएक्शन का एक अच्छा उदाहरण है, मिथाइल ब्रोमाइड और इस पर OH का आक्रमण होता है। OH एक न्यूक्लियोफाइल है और OH जुड़ जाता है और Br इसमें से निकल जाता है। द काइनेटिक डेटा टेल अस दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ दीज रिएक्टेंट्स। यानी कि कंसंट्रेशन यानी कि OH की सांद्रता और मिथाइल ब्रोमाइड दोनों की सांद्रता पर हमारी अभिक्रिया की गति या वेग सीधे सीधे निर्भर करता है। यानी OH की सांद्रता पर भी निर्भर करता है और मिथाइल ब्रोमाइड की सांद्रता पर, यानी रेट इज डिपेंडेंट अपॉन दी, इसको हम डिपिक्ट करते हैं रेट इक्वल्स टू K CH3Br OH नेगेटिव, यानी दोनों की सांद्रता पर यह निर्भर करेगी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। In other words, if the concentration of either of these reactant is cut to half, the rate should be halved, and doubling the concentration of either of them would result in doubling the reaction rate। यानी कहने का अर्थ क्या है कि अगर हम किसी भी दोनों में से किसी एक की सांद्रता आधी कर दें तो भी रेट आधी हो जाएगी, रेट कम हो जाएगी, और अगर कंसंट्रेशन को हम डबल कर दें तो रिएक्शन भी डबल हो जाएगी। यानी कि ये रेट पर डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं द रिएक्शन प्रोसीड बाय डायरेक्ट डिस्प्लेस मैकेनिज्म इन विच बोथ द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। मतलब ये रिएक्शन जो है वो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म है, एक हटा और दूसरा जुड़ा। इसलिए जो हम देखते हैं रेट को जब भी हम मेज़र करते हैं तो दोनों की सांद्रता सीधे सीधे इस रेट को प्रभावित करती है। इन गोल्ड एक साइंटिस्ट थे हैज़ डिस्क्राइब दिस मैकेनिज्म बाय द सिंबल SN2। इसका मतलब क्या है? S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 मीन्स बाई मॉलिकुलर, या क्योंकि दोनों की सांद्रता वेरी करती है। इट हैज़ बीन शोन दैट द OH आयन अटैक ऑन द साइड ऑफ द कार्बन अपोजिट टू दैट ऑफ द ब्रोमीन। हम देखते हैं जिस तरफ ब्रोमीन जुड़ा है उसके जस्ट दूसरी तरफ से हमारा OH आयन जो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है वो अटैक करता है। अ बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन द कार्बन एटम एंड द हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे अटैक करता है तुरंत एक धीरे धीरे बॉन्ड बनने लगता है OH और कार्बन के बीच में, और उसी समय एट द सेम टाइम एज द कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड वीकन्स, उसी वक्त जब कार्बन पे हाइड्रोक्साइड जुड़ता है उसी वक्त कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड भी वीक होने लगता है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 5 नहीं हो सकती, धीरे धीरे एक बॉन्ड
टूटने लगता है। इन ट्रांजिशन स्टेट कार्बन इज पार्शली बॉन्डेड टू बोथ OH एंड Br। देखो ट्रांजिशन स्टेट पे दोनों जुड़े हुए हैं, OH भी जुड़ा है और Br भी जुड़ा हुआ है। एंड द 3 हाइड्रोजन, उसके साथ 3 हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं। एंड द सेंट्रल कार्बन आर प्लेनर, कोप्लेनर, मतलब कोप्लेनर समतलीय अवस्था के अंदर आ जाता है। इसकी कोई जो हम कहते हैं ना एंगल्स वगैरह, तो उसमें प्लेनरिटी आ जाती है, कोप्लेनरिटी आ जाती है। उसके बाद आप देखो OH ने अटैक किया Br के अपोजिट, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, अपोजिट अटैक किया, एक ट्रांजिशन स्टेट आई, टेट्राहेड्रल स्टेट हट गई, कोप्लेनरिटी आ गई। उसके बाद Br जैसे ही हटता है तो हम देखते हैं OH जुड़ जाता है और वापस से टेट्राहेड्रल स्टेट हमें अटेन कर देते हैं और वापस से वही स्टेट आ जाती है। पर अंतर है, देखो जिस तरफ Br था उसके जस्ट अपोजिट OH आ गया। इन ट्रांजिशन स्टेट OH आयन हैज़ a diminished negative charge since it is beginning to share its electron with carbon. At the same time, bromine has developed a partial negative charge as it is tending to depart with the bonding electrons। क्या कह रहे हैं कि जैसे ही OH जुड़ता है तो OH पे जो नेगेटिव चार्ज है वो चूंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देने लगता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज कम होने लगता है, और Br चूंकि निकलने वाला है इसलिए उसमें से नेगेटिव चार्ज हटने लगता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज OH का कम होने लगता है और Br का नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगता है। व्हेन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज कंप्लीटली फॉर्म, जब OH का वो कार्बन से जुड़ जाता है, द कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड इज कम्प्लीटली ब्रोकन, कार्बन C और Br का बॉन्ड टूट जाता है। द एनर्जी नेसेसरी टू ब्रेक अ बॉन्ड इज कंपनसेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अनदर बॉन्ड। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई ये जब ये जुड़ा और टूटा तो हमको सबको पता है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? तो कहते हैं ये एनर्जी कैसे आती है, जब बॉन्ड जुड़ता है उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी हमें बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए काम में आ जाती है। द ओवरऑल रिएक्शन इन दस कंसर्टेड प्रोसेस अकरिंग इन वन स्टेप विदाउट एनी इंटरमीडिएट, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, अटैक होता है, ट्रांजिशन स्टेट आती है और Br आसानी से निकल जाता है। तो इसके लिए हम एनर्जी जो डायग्राम है वो हम बनाते हैं। देखो एक तरफ हमने लिया है एनर्जी, दूसरी तरफ लिखा हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में बढ़ रही है। स्टार्टिंग एनर्जी हमारी OH और CH3Br ने अटैक किया, रिएक्शन हुआ और एनर्जी तेज़ी से बढ़ी और एक ट्रांजिशन स्टेट हमें मिली, जिस ट्रांजिशन स्टेट जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा थी, और उसके बाद एनर्जी डिक्लाइन हुई और अंत में हमें मिथेनॉल मिला और ब्रोमीन जो है वो नेगेटिव चार्ज के रूप में ब्रोमाइड आयन निकल गया। हमने देखा देखो प्रोसेस में जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी कम है, और हमें हमेशा देखते हैं कि ऐसा कंपाउंड या ऐसी स्थिति जब प्रोडक्ट की एनर्जी सबसे कम होती है वह स्थायी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से एनर्जी का जो डायग्राम है वो हम SN2 रिएक्शन के लिए भी हम देखते हैं। तो आज हमने इस पूरे प्रोसेस में देखा कि एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 तरीके से प्रोसीड होती है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट और दूसरा कार्बोकैटायन के इंटरमीडिएट। तो आज नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, आज हमने पढ़ा SN2 रिएक्शन, कल हम पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन। थैंक यू।